नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। आपको बताएंगे पाठशाला में आज कई अहम बातें, वो बातें जो कि आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। आपको बताएंगे आज पाठशाला में कि 50 या 150, ये संख्या इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनमें से कितने विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कटने जा रहा है। आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जाने से पहले कौन सा होमवर्क पूरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का साइकोलॉजिकल अटैक वाला चैप्टर है। वो चैप्टर आपको बताएगा कि आखिरकार क्या किया गृह मंत्री अमित शाह ने और किसके ऊपर ये साइकोलॉजिकल अटैक रहा। आपको बताएंगे पाठशाला में कि डर के आगे न्यू कश्मीर है। ये समझाने वाली क्लास में आपको बताएंगे कि नए कश्मीर के लिए क्या क्या प्लानिंग है, किससे अब तक डर था और इस डर को खत्म करके जब आगे बढ़े तो नए कश्मीर का खाका क्या रहने वाला। ये एक एक चीज पाठशाला में आपको बताएंगे। और सबसे पहले पाठशाला में बात पॉलिटिकल साइंस की क्लास की। कश्मीर मिशन पूरा करके गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली आ चुके हैं। 29 अक्टूबर को अमित शाह मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे अमित शाह। बीजेपी की मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह के आने से यूपी बीजेपी के विधायकों में इस वक्त खलबली मची है। उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं कि खलबली क्यों। अमित शाह के आने से बीजेपी विधायकों में खलबली है, उसका जवाब है चुनावी टिकट। अब इस टिकट को आप हल्के में मत लीजिएगा। चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा खेल इसी टिकट को लेकर के होता है। सबसे ज्यादा डिमांड चुनावी टिकट की होती है। सबसे ज्यादा मारामारी चुनावी टिकट के लिए होती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी टिकट का बंटवारा है। अगर टिकट सही से बांट दिए तो समझ लीजिए कि जीत तकरीबन पक्की हो चुकी है। अमित शाह अपने यूपी दौरे पर इसी होमवर्क पर काम करने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या आंकड़े हैं। सूत्र के मुताबिक खबर यह कि अमित शाह टिकट बंटवारे को लेकर के बैठक करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 50 से या इससे कुछ ज्यादा मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट सकते हैं। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर 50 विधायक ऐसे कौन हैं जिनका पत्ता इस दफा साफ हो सकता है। आपको नोट पैड के जरिए समझाते हैं कि 50 विधायकों की बात हो रही है जिनका पत्ता इस बार कट सकता है। अब वो 50 विधायक कौन से हैं, वो विधानसभा सीटें कौन सी हैं, आज पाठशाला में आपको बता देते हैं। हम फिर से पहले बता दें कि आधिकारिक तौर पर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है, किसी भी विधानसभा का नाम लिया नहीं गया। लेकिन जो सूत्र हमारे हैं जो कि जमीन पर इस वक्त काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख इस दफा क्या रहने वाला है इसके लिए काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि इन विधायकों का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ। उस इंटरनल सर्वे में जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला होना है, ये लड़ाई बेहद ज्यादा है, उन्हीं सीटों पर पार्टी सिटिंग विधायकों का टिकट काट करके नए चेहरों को मौका दे सकती है। लेकिन कौन कौन सी वो सीटें हैं जिनसे बीजेपी नया चेहरा उतार सकती है, यह आपको हम बताते हैं पाठशाला की इसी क्लास में। एक एक करके वो सीटें आपको बताते हैं कि जो 50 विधायकों की बात हो रही है या हो सकता है कि इससे कुछ ज्यादा भी हो जाए। इंटरनल सर्वे में पार्टी ने चुनावी गणित निकाला एक एक सीट को लेकर के। अब वो सीटों का नाम बताते हैं। पहली जो सीट बात की जा रही है वो प्रतापगढ़ सदर की बात की जा रही है। प्रतापगढ़ सदर की बात की जा रही है। दूसरी जो सीट की बात की जा रही है, दूसरी जो सीट है उसमें नाम आता है रानीगंज विधानसभा सीट का। ये दोनों सीटें बेहद अहम है। तीसरी जो सीट है वो है विश्वनाथगंज। अब आप एक एक करके बस सीट देखते जाइए कि किस किस सीट पर बदलाव होने की संभावनाएं, किस किस सीट पर जो मौजूदा चेहरा है बीजेपी की तरफ से उसको बदला जा सकता है। तो सिर्फ 3 सीटें गिनाई। अभी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। डुमरियागंज की जो शोहरतगढ़ जो सीट है नंबर 4 डाल लेते हैं। डुमरियागंज की जो शोहरतगढ़ सीट है, यहां का चेहरा हो सकता है आप देखें कि चुनाव आते आते बदल दिया जाए। 5वीं सीट कौन सी है? 5वीं सीट है इटवा। इटावा मत समझिएगा, यह सीट है इटवा।
ये वो सीटें हैं, ये पहली 5 सीटों की आपको लिस्ट हम लोगों ने दे दी कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर चेहरा बदला जा सकता है। आगे भी आपको बताएंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी सीटें, ये 5 नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा बस्ती की बात करते हैं। बस्ती के 6 नंबर की सीट है, बस्ती की जो सदर सीट है, वहां पर हो सकता है कि इस दफा आपको चेहरा बदला हुआ दिखे, नए चेहरे को आपको लगे कि शायद मौका दे दिया गया। 7वीं सीट जो है वो है हरैया सीट। अब एक एक करके देखिए, 5 सीटें आपको बता दी थी, 6ठी सीट ये, 7वीं सीट ये, एक एक करके आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर पार्टी अपना चेहरा बदल सकती है। क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए सिटिंग एमएलए या एमपी का टिकट काटना आसान बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे की वजह है, अगर आपने टिकट काटा तो बगावत का खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए इस खतरे के बावजूद पार्टी सिटिंग विधायक के टिकट काटती है। वो क्यों काटती है, अब उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है या इसके पीछे के कारण क्या है ना। ये इसके सामने वापस लिख देते हैं, टिकट काटने की वजह या कारण क्या क्या हो सकते हैं किसी भी। और ये सिर्फ बीजेपी तक लागू नहीं है, देखिए ये सिर्फ बीजेपी की तक लागू इसलिए नहीं है क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि हम जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर हम जो बाजी खेली जाए, कोई ऐसा चेहरा हो जिसकी जीतने की संभावनाएं बाकी चेहरों के मुकाबले ज्यादा हो। उसी के लिए इंटरनल सर्वे किए जाते हैं, उसी के लिए सारी जोड़ तोड़ की जाती है। अब उसके पीछे की वजह क्या क्या है, या तो जो मौजूदा विधायक है उसने कुछ ऐसा किया हो कि उसके खिलाफ जनता का गुस्सा हो, जनता का रुख क्या रहता है, जनता का उसके प्रति रवैया कैसा है, ये तमाम चीजें तय करती हैं कि जनता उसको आगे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। और ये एक सामान्य मानवीय व्यवहार है कि जो आपको पसंद है, जिसके खिलाफ आपके मन में गुस्सा या आक्रोश नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा क्या है, विधायक ने काम किया कि नहीं किया। क्योंकि देखिए, विधायक अगर क्षेत्र में रहेगा, काम नहीं करेगा तो विधायक का फिर फायदा क्या है। विधायक ने काम किया, ईमानदारी से काम हुआ, जनता को फायदा हुआ उस विधायक के बनने का, विधायक की कुर्सी पर बैठने का, तो ही जनता अगली बार चुनेगी। काम नहीं किया होगा तो जनता नहीं चुनेगी। इसी चीज को नापती है पार्टी। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये राजनीति गलियारों में आप ये जो शब्द है ना, ये आप सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। वो शब्द है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि अगर आप हिंदी में उसको कह दें तो जो सत्ता विरोधी लहर है वो उस विधायक के लिए है कि नहीं है, इस चीज को भी जमीन पर आकर के आंका जाता है। दूसरी पार्टी से जो विधायक आते हैं, अब देखिए पार्टी अगर दल बदल होती है, विधायक अगर किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई नेता आता है तो जाता है, तो सामान्य सी बात है कि पहली शर्त रखता है कि भैया आने वाला जो चुनाव है उसमें टिकट चाहिए, उसमें हमें भी आप चेहरा बनाइए। तो जो दूसरी पार्टी के विधायक होते हैं, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, अब उसका भी आकलन करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी का नेता ज्यादा जिताऊ है कि जो पहले से नेता आपका वहां पर बैठा हुआ, सीट पर बैठा हुआ है, वो ज्यादा जिताऊ है। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी पार्टी निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र में, उस विधानसभा सीट पर उस चेहरे को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब आपको दोनों चीजें याद रखनी होगी। इससे पहले आपको बताया था कि किन किन सीटों पर या किन किन विधायकों के नाम पर तलवार लटक रही है, किसका टिकट कटने की संभावना है या कोई बच सकता है। इस बारे में औपचारिक ऐलान भी जल्दी सामने आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन बच रहा है, कौन नहीं बच रहा। लेकिन बीजेपी की नजर किन सीटों पर है, कौन कौन सी वो अहम सीटें हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। वो अहम सीटें क्यों हैं उसकी भी आपको वजह बताएंगे, लेकिन कौन कौन सी सीटें हैं, कारण क्या क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। सबसे पहले वो सीटें हैं जहां पिछली बार, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि बीजेपी का जो फोकस है, यानी कि जो ध्यान केंद्रित है, वो कहां है। और बीजेपी, अगर मैं लिख रहा हूं तो अब ध्यान देकर चलिएगा कि बीजेपी के जो चाणक्य कहा जाता है वो अमित शाह को कहा जाता है कि चुनाव जीतने का फॉर्मूला जो है वो पार्टी के लिए इजाद जो करते हैं अमित शाह करते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जीत का अंतर देखा जाएगा, यानी जो पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें किस सीट पर जीत का अंतर क्या था। अगर जीत का अंतर बड़ा है तो आप मान सकते हैं एक तरीके से कि वहां पर इस बार जीत की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। लेकिन जीत का अंतर अगर कम है तो आपको काम करना पड़ेगा।
दूसरी बात, जहां वो सीटें जहां हार का अंतर, यानी जहां आप हारे और जहां आप जीते, दोनों जगह पर अंतर कितना था दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का देखिए पूरा खेल है। अगर आप जीत का मार्जिन आपका बेटर है, आपका जीत का मार्जिन बड़ा है, तो आप मानकर चलिए कि अगली दफा शायद जनता आपके ऊपर भरोसा जता सकती है। लेकिन जीत का अंतर जहां कुछ हजार में रह गया, कुछ सैकड़ों में रह गया, तो आप मानकर चलिए कि अगली बार मामला बिगड़ सकता है। हार का अंतर अगर बड़ा है तो आपको वहां पर ज्यादा काम करना होगा, लेकिन हार का अंतर अगर कम है तो आपको वहां कम काम करना होगा। लोगों का भरोसा जीतने में आपको कुछ सहूलियत हो सकती है। बीजेपी की नजर इन्हीं दो तरह की सीटों पर सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए कितनी सीटों पर जीत का अंतर कम था, वह ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल ऐसी 17 सीटें हैं जहां जीत का अंतर बेहद कम रहा। वो सीटें कौन कौन सी हैं? वो सीटें हैं आंवला, जहां जीत का अंतर रहा 3546 का। वो सीट है बदलापुर, जहां जीत का अंतर रहा 2372। वो सीट भदोही, जहां 1105 का अंतर रहा। भरथना, जहां 1968 का अंतर रहा। बिधुना, जहां 3910 का अंतर रहा। गैसणी, जहां 2303 का अंतर रहा। गोरखपुर ग्रामीण की सीट, जहां अंतर रहा 4410 वोट का। कांट सीट, जहां अंतर रहा 2348 वोट का। माहौली सीट, जहां अंतर रहा 3717 सीट का। मजनपुर सीट, जहां अंतर रहा 4160 वोट का। मुरादाबाद नगर की सीट, जहां अंतर रहा 3193 वोट का। नकुड़ की सीट, जहां अंतर रहा 4057 वोट का। पटियाली सीट, जहां अंतर रहा 3771 वोट का। पट्टी की सीट, जहां अंतर रहा 1473। फरेंदा 2354। शाहबाद की सीट, जहां अंतर रहा 4206। और टांडा की सीट, जहां अंतर रहा महज 1725। ये वो सीटें थी जहां पर कि अंतर बहुत कम रहा। अब आपको कुछ और सीटें दिखाते हैं, ऐसी 5 सीटें दिखाते हैं जहां बीजेपी का जो जीत का मार्जिन है वो 600 से भी कम रहा है। अब तक तो आपको बताया कि कुछ हजार में कितना रहा, लेकिन जीत का अंतर जहां बहुत कम रहा है वो सीटें जानना जरूरी है, क्योंकि उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि इस बार भी वो सीटें बचानी। वो सीटें कौन सी? देखो, सबसे पहले उसमें नाम आता है डुमरियागंज की सीट। ये देखिए, डुमरियागंज की सीट। अच्छा, डुमरियागंज का नाम सबसे पहले क्यों ले दिया गया? इसके पीछे की वजह है क्योंकि यहां जो अंतर रहा था वो कितना रहा था? 171 वोट का अंतर रहा। मात्र 171 वोट से जीत दर्ज की गई थी। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसपी की सैयदा खातून को इस सीट पर हराया था, लेकिन सिर्फ 171 वोट से, यानी मामला बेहद नजदीकी था। दूसरी सीट देखिए कौन सी है। दूसरी सीट है आपकी मीरापुर की सीट। अब मीरापुर की सीट पे आपके जहन में सवाल सबसे पहले आएगा कि भाई यहां पर जीत का अंतर कितना रहा था? तो यहां पर रहा था अंतर 193 वोट का। यहां समीकरण क्या रही थी? बीजेपी के कैंडिडेट थे अवतार सिंह भड़ाना, जिन्होंने सपा की कैंडिडेट लियाकत अली को यहां से हराया था। तीसरी सीट कौन सी है? तीसरी सीट है श्रावस्ती की। आपको एक एक सीट बताते जाएंगे और एक एक समीकरण बताते जाएंगे। श्रावस्ती में कितनी सीटें? यहां पर 445 वोट से यहां पर जीत दर्ज की गई। यहां क्या हुआ था? बीजेपी के कैंडिडेट थे रामफेरन और उन्होंने सपा के मोहम्मद रजवान को हराया था। अगली सीट कौन सी है? मोहम्मदाबाद गोहाना। ये देखिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आप लोग, लेकिन याद जरूर रखिएगा कि कौन कौन सी सीटों का जिक्र यहां पर हो रहा है। मोहम्मदाबाद गोहाना की बात करते हैं तो यहां पर 538 वोट से जीत हासिल की गई थी। बीजेपी के श्रीराम सोनकर ने बीएसपी के राजेंद्र को यहां से हराया था। अगली सीट यानी 5वीं सीट कौन सी है? 5वीं सीट है रामपुर मनिहारन की सीट। ये सहारनपुर के पास आपकी सीट है, रामपुर मनिहारन की सीट। यहां पर जीत का अंतर कितना रहा? यहां जीत का अंतर रहा 595 वोट का। यहां पर बीजेपी के देवेंद्र कुमार ने बीएसपी के रविंद्र कुमार मोलू को हराया था। बीजेपी जानती है कि जहां जीत का अंतर कम था वहां सीट खतरे में हो सकती है, और वही तमाम सीटें आपको बताई। डुमरियागंज, मीरापुर, श्रावस्ती, मोहम्मदाबाद गोहाना और रामपुर मनिहारन की सीट, जहां पर 600 से भी कम रहा। बीजेपी के हाथ से सीट फिसले ना, इसके लिए पार्टी रणनीति बदल सकती है। बीजेपी उस सीट पर सिटिंग विधायक का टिकट काट सकती है और नए चेहरे को उतार सकती है, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी का जो खतरा है वो खतरा कम हो जाए। अब उन सीटों की बात करते हैं जहां हार का अंतर कम था। ऐसी कुल कितनी सीटें हैं? ऐसी कुल 15 सीटें हैं जहां हार का अंतर 5000 से कम रहा था।
अब उन सीटों को आपको पूरी जो लिस्ट है वो बताते हैं। अतरौलिया की सीट 2467 वोट से हारे। छपरौली की सीट 3842 वोट का अंतर रहा। चिल्लूपुर की सीट 3359 का अंतर रहा। धौलाना की सीट 3576 का अंतर रहा। हरचंदपुर की सीट 3652 का अंतर रहा। जंगीपुर की सीट जहां से 3239 का अंतर रहा। कन्नौज की सीट पर महज दूसरे प्रत्याशी ने 2454 की वोट से जीत हासिल की। लालगंज में 2227, मछली शहर, उसके अलावा महमूदाबाद, मटेरा की सीट, मोहनलालगंज की सीट, नजीबाबाद की सीट, सहारनपुर नगर की सीट और ऊंचाहार की सीट। ऊंचाहार में तो महज 1934 वोट का अंतर रहा था। बीजेपी का इन सीटों पर बड़ा फोकस है। इन सीटों पर बीजेपी अपनी रणनीति और मजबूत करेगी। कम अंतर की हार को जीत में बदलने की कोशिश की जा सकती है और इसके लिए पार्टी हारे हुए उम्मीदवार पर फिर दांव लगा सकती है, क्योंकि जिस उम्मीदवार ने वोटों की गिनती को यहां तक लाकर खड़ा किया वो और थोड़ा मेहनत करे तो जीत में तब्दील हो सकती है। ये संभावनाएं रहती। अब सबसे पहले बात यह आती है कि आपने ये तो अंतर तय कर लिया कि कौन सी सीटों पर अंतर ज्यादा रहा, कौन सी सीटों पर अंतर कम रहा। प्रत्याशी बदल सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी अगर बदले जाएंगे तो टिकट किसे दिया जाएगा, यह भी सवाल बैठता है और इसमें कई फैक्टर सामने होते हैं। वो फैक्टर भी आपको एक एक करके आज पाठशाला की क्लास में समझाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने से पहले आप राजनीति के माहिर हो जाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को चुना गया तो उसके पीछे की वजह क्या रही, आपको तमाम चीजें पता होंगी। टिकट किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसमें कई फैक्टर होते हैं और इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं वो तमाम फैक्टर आपको बताएं। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है उम्र का फैक्टर। बीजेपी के विधायकों की उम्र कितनी है ये बताते हैं आपको। बीजेपी के विधायक किस किस उम्र के कितने विधायक हैं ये आपको एक जरा आंकड़े के जरिए बताते हैं। आप तय कर लीजिएगा कि आपके यहाँ के जो विधायक हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पाठशाला में आप हैं, आपकी सीटिंग, आपके अटेंडेंस है पाठशाला में आज, तो तय कर लीजिएगा कि आपके जो विधायक हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। इसमें हमने उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई है। पहली जो कैटेगरी है वो है 36 साल से 45 साल के विधायकों की। 36 से 45 साल जिनकी उम्र है, ऐसे विधायक उत्तर प्रदेश में कितने हैं? ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में महज 73 विधायक। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं युवा कैटेगरी में, यानी कि जवान कैटेगरी में आते हैं। इसके अगला पड़ाव आते हैं, इसके अगले पड़ाव में बात करते हैं 46 से 55 साल के विधायकों की बात, जो कि 46 से 55 साल के विधायक हैं। इनकी संख्या कितनी है आपको जानने में दिलचस्पी होगी। इनकी संख्या है 107 विधायक। 107 विधायक हैं। ये आप इनको प्रौढ़ की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है 56 से 65 साल। आपने बात कर ली 56 से 65 साल के कितने विधायक हैं? 56 से 65 साल के 83 विधायक हैं। अब अगली जो कैटेगरी आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको बताते हैं। 66 से 75 साल के जो विधायक हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में? ये 27 विधायक हैं। अब अगर उम्र को एक पैमाना मान लिया जाए कि किस उम्र के विधायकों के ऊपर या किस उम्र के उम्मीदवार के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, तो सबसे सेफेस्ट कैटेगरी सिर्फ उम्र के लिहाज से बता रहे हैं आपको। आप ये मानकर चलिए कि 36 से 45 साल के जो हैं वो युवा हैं, युवा जोश है, युवा शक्ति है, शायद उनके ऊपर एक और बार दांव खेला जाए। लेकिन जो हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है कि जो लोग उम्र के दहलीज को पार कर जाते हैं उनके ऊपर अक्सर, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये अक्सर पार्टी में होता है कि टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं, उसमें उम्र की सीमा को निर्धारित किया जाए। तो संभावना हो सकती है कि जो 66 से 75 साल के जो 27 विधायक हैं, तो जिन शुरुआत में जिन विधायक की बात की थी कि टिकट कट सकता है, हो सकता है कि उनमें से कुछ नाम इन 27 विधायकों को भी शामिल किया जाए। एक फैक्टर आपको बता दें कि उम्र के लिहाज का फैक्टर कितना है। आपको 36 से 45 साल का बता दिया, आपको बता दें कि 46 से 55 साल के विधायक कितने, 56 से 65 साल के कितने और 66 से 75 साल के विधायक कितने। बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, ये आपको बताते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि चुनावों के जरिए आपको समझाते हैं कि बीजेपी कैसे विधायकों की टिकट काटती है और कैसे विधायकों को टिकट दिया जाता है। अब हालिया जो चुनाव रहे अलग अलग प्रदेशों में, उनका उदाहरण लेते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की बात कीजिए, साल 2018, इसमें 5 मंत्रियों समेत 54 विधायकों की टिकट काटा गया।
हरियाणा चुनाव की बात कीजिए, 2019 में 2 मंत्रियों समेत 12 विधायकों का टिकट काटा गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात कीजिए, 2017 में हुए थे। बीजेपी ने 153 पार्षदों का टिकट काटा और नए चेहरों को मौका दिया। दिल्ली में ये स्टैंप लगा था एक तरीके से कि भाई ये फॉर्मूला काम करता है। गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात में आपको लगेगा, आपको याद होगा, गुजरात बहुत पुराना प्रकरण नहीं है कि लगभग पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। तमाम नए चेहरों को वहां मौके दे दिए गए थे। उसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो, इसलिए इतना बड़ा बदलाव किया गया। बीजेपी में तो टिकट कटने को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दूसरी पार्टियां हैं वहां क्या चल रहा है, यह जानना चाहिए। कांग्रेस इस चुनाव में 60-40 के फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया गया है। और कांग्रेस ने इस बार टिकट देने के लिए 2 और पैमाने भी तय किए। पहला पैमाना वो नेता जो कि पंचायत चुनाव में एक्टिव रहा हो, और दूसरा वो जिनकी अपने क्षेत्र में पहचान हो, जो पार्टी गतिविधियों में काफी सक्रिय रहे। हर सीट पर ऐसे 3 से 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फीडबैक ली जाएगी और फीडबैक के बाद जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी उसे कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाएगा। नवंबर की शुरुआत में पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर के अब सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के आधार पर अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटरिंग करके टिकटों का बंटवारा करने वाले हैं। संगठन से फीडबैक लिया जा रहा है, प्रोफेशनल एजेंसीज की मदद भी ली जा रही। पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन मांगे थे और पार्टी का दावा है कि उसे अब तक 5000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। दीपावली के बाद सपा की भी पहली लिस्ट आ सकती है। अब बात करते हैं बीएसपी की। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के बूते सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी में। टिकटों का बंटवारा प्रभारियों और मायावती की सहमति के बाद होगा। हर प्रत्याशी से व्यक्तिगत रूप से मायावती मिलेंगी, उसके बाद उसके नाम को फाइनल किया जाएगा। सूत्र फिलहाल बता रहे हैं कि मायावती खुद ग्राउंड पर उतरेंगी और उम्मीदवारों का फीडबैक लोगों से लेगी। टिकटों के दावेदार सबसे पहले पार्टी की वैल्यू देखते हैं। यह आपको याद होगा कि टिकट अगर कोई चाह रहा है किसी पार्टी से तो देखता है कि पार्टी में दमखम कितना है, पार्टी की वैल्यू कितनी है, लोग पार्टी को पहचानते कितना और मानते कितना है। इस मामले में बीजेपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है और अगर ये हम कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह है, लेकिन जो वैल्यू सबसे ज्यादा बताई जा रही है उसी सबसे ज्यादा की वैल्यू के चलते उसी कारण बीजेपी में टिकट के लिए सबसे ज्यादा दावेदार है। यह आपको आंकड़े से हम समझाते हैं। मैं बताता हूं आपको आंकड़े कि ये अगर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। ये पहला आंकड़ा देखिए, सिर्फ साल गिनते जाइएगा और संख्या गिनते जाइएगा। 2016 साल 2016 से साल 2020 के बीच में क्या हुआ, देश भर में जो कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, आपको एक काम करते हैं पार्टी के लिहाज से समझाते हैं। पहले आप इसको एक लैंडमार्क मान लीजिए कि ये एक लैंडमार्क है। इसके बाद कांग्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस से कितने विधायक गए, क्योंकि आप फिर पहचानेंगे कि पार्टी में कितना दम है, लोग कितना मानते हैं। कांग्रेस से 170 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। ये सिर्फ 4 साल की बात कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ दिया। अगली पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। साल 2016 से साल 2020 के बीच में महज 18 विधायकों ने छोड़ा। और ये जो आंकड़ा बता रहे हैं ये किसी प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है, ये देश भर का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी में साल 2016 से साल 2020 के बीच में क्या हुआ है, बीएसपी से 17 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। इसकी बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। ये जो पार्टी आपको गिनवा रहे हैं इनके पीछे की वजह भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी कैलकुलेशन समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से जिन पार्टियों की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, राजनीतिक महत्ता है, पहले सिर्फ उनकी बात हो रही। बीएसपी की बात अब बात कर लीजिए आप समाजवादी पार्टी की। साल 2016 से साल 2020 के बीच में 12 विधायक ऐसे थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। यह आंकड़ा आप देखिए। अब देश भर में दोबारा चुनाव लड़ने वाले एक और आंकड़ा है, देखिए वो आंकड़ा अपने आप में दिलचस्प है। उस आंकड़े को आपको यहां अगर आप ध्यान देंगे तो देश भर में दोबारा चुनाव लड़ने वाले जो 405 विधायक थे, देश भर का आंकड़ा बता रहा हूं, जिन विधायकों ने दोबारा चुनाव लड़ा उन 405 विधायकों में से 182 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हुए,
दूसरी पार्टी वो कौन सी थी? वो पार्टी थी बीजेपी। अब आप दो आंकड़ों को कंपेयर कीजिए कि साल 2016 से 2020 के बीच में 18 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन 405 ऐसे लोग जिन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। 405 में से 182 विधायक देश भर में ऐसे रहे जो कि बीजेपी का दामन जिन्होंने आकर थामा, बीजेपी के निशान के ऊपर जिनको यकीन हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट पार्टी की वैल्यू पहले देखता है कि पार्टी की कुव्वत क्या है, पार्टी की अहमियत क्या है, पार्टी की इमेज क्या है लोगों की निगाह में। अब आपको गृहमंत्री अमित शाह के बारे में जो शुरुआत में जिक्र किया था, उनका एक बड़ा फेमस टर्मिनोलॉजी है माइक्रो मैनेजमेंट। वो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है ये बताते हैं आपको। वो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कैसे बूथ लेवल तक की प्लानिंग करते हैं ये आपको समझना चाहिए। अमित शाह सबसे पहले बूथ मजबूत करते हैं। उनका नारा भी है, नारा दिया उन्होंने कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा दिया और इसी के सहारे आगे चला जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के लिए पन्ना प्रमुखों का चुनाव किया गया। पन्ना प्रमुखों के जरिए बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एक बूथ पर 10 से 15 पन्ना प्रमुख तैनात होते हैं। एक पन्ना प्रमुख को वोटर लिस्ट का एक पन्ना दिया जाता है। एक पन्ना प्रमुख को 30 घरों की जिम्मेदारी दी जाती है और लगभग 60 मतदाताओं के बीच एक पन्ना प्रमुख को रखा जाता है। पन्ना प्रमुख वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करता है। मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। मतदान के बाद वोटिंग की लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट से जीत हार का अंदाजा लग जाता है। पन्ना प्रमुख अपने रिपोर्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। उनका कलेक्ट किया हुआ डेटा केंद्रीय टीम के पास जाता है। डेटा का आकलन विधानसभा चुनाव प्रभारी करते हैं और उसके बाद तय किया जाता है कि जो परफॉर्मेंस रही पार्टी की वो नतीजों तक आते आते क्या रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की पूरी जो क्लास है वो एक एक करके आपको बताते जाएंगे, एक एक आंकड़ा आपको बताते जाएंगे और आंकड़ा आपको पूरा मजबूत कर देगा कि आप उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार्टी की हैसियत चुनावी नजरिए से वोटर्स के बीच में क्या है। ये क्लास पूरी करें उससे पहले आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं, बेहद अहम बात बताते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक अच्छा सीएम कैंडिडेट ज्यादा जरूरी है या फिर अच्छे विधायक ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों चीजें होते हैं। आप किसी एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मजबूत चेहरा देते हैं। दो अलग अलग सेटअप हैं, लेकिन किस सेटअप की महत्ता कितनी है और कौन सा सेटअप ज्यादा कारगर है, जिताऊ है आम भाषा में कहा जाए, उसके लिए त्रिवेदी सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल डेटा के मुताबिक मौजूदा टर्म के अलावा विधायक की राज्य की राजनीति में ज्यादा वैल्यू होती नहीं। 2017 के आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए ये साल दर साल आपको आंकड़ा समझ में आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई आपके सामने लफाजी करे, खाली बातों का अंबार खड़ा कर दे, बातों के जरिए महल खड़ा कर दे, उससे मजा नहीं आता। आपको आंकड़े पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक हैं? यूपी में कुल हैं 403 विधायक। ठीक बात है। 314 विधायक ऐसे हैं जो कि यहां मैं लिखना शुरू करता हूं कि 403 है। अब इन 403 में से 314 ऐसे हैं जो पहली बार जीते। ये देखिए, ये पहली बार जीते। 59 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार जीते। इसके अलावा 30 विधायक ऐसे हैं जो कि तीसरी बार जीते। संख्या घटने की तरफ है, देखते रहिएगा। 7 विधायक ऐसे हैं कुल जो कि चौथी बार जीते हैं। उसके अलावा 2 विधायक ऐसे हैं जो 5वीं या छठी बार जीते हैं। 5वीं या छठी बार जीते हैं। देखिए ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंकड़ा आपको हमने बता दिया। ये कह लीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से है कि 314 विधायक ऐसे जो पहली बार जीते, 59 ऐसे जो दूसरी बार, 30 ऐसे जो तीसरी बार, 7 ऐसे जो चौथी बार और 2 विधायक ऐसे हैं 403 विधायकों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि 5वीं या छठी बार जीते हैं। ये चीज स्पष्ट करती है कि विधायकों की महत्ता कितनी है। एक और आंकड़ा है, केवल ये आप संख्या फिर याद रखिएगा, 7.4% जो विधायक हैं वो एक से ज्यादा बार जीते हैं। 1977 की बात कीजिए, 1977 से पहली बार चुनकर आए विधायक कभी भी 65% से ज्यादा नहीं रहे हैं। यानी कि हर बार 65% विधायक नए होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का यह ट्रेंड रहा है कि जीत के लिए चेहरा बदल देना चाहिए और टिकट कटने की परंपरा आज की नहीं है, ये 1977 से लगातार चल रही है। 77 के बाद से चुनावों में टिकट के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर टिकटों को बदला जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके विरोध में नहीं है और जनता आपको प्यार करती है और आपकी उम्र निचले पायदान पर है तो आप सुरक्षित हैं।
इनमें से कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको सूट नहीं करता, तो हो सकता है कि आपके चेहरे को बदल दिया जाए। पाठशाला में अब राष्ट्रवाद की बेहद जरूरी क्लास की बात करते हैं। इस क्लास में आज कश्मीर का चैप्टर हम खोलेंगे और उसी की आज बात होगी। तो गृहमंत्री अमित शाह पिछले 3 दिन से कश्मीर में थे। देश के गृहमंत्री का 3 दिन कश्मीर में रहना कोई छोटी घटना नहीं, और इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि जब अमित शाह कश्मीर गए तब उनका दौरा खत्म हुआ तो इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ है। अमित शाह के दौरे से एक साथ कई मैसेज गए। वो क्या क्या मैसेज गए? 72 घंटे के दौरे से अमित शाह ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को बता दिया था कि कश्मीर पर नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा। पूरी रणनीति के साथ उनका यह दौरा प्लान था, एक खास रणनीति जिसे साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं। उसी रणनीति के तहत अमित शाह ने अपना कश्मीर दौरा पूरा किया। आज हम पाठशाला में अमित शाह के कश्मीर दौरे को आपके लिए डिकोड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अमित शाह का छोटे से छोटा मूव बड़ा मैसेज देकर के आया है। सबसे पहले आपको पुलवामा सीआरपीएफ कैंप के अमित शाह के रुकने और उसके मैसेज के बारे में बताते हैं। आपको याद है कि आखिरी बार आपने किस गृह मंत्री को किसी सेना के कैंप में रुकने और वहां रात बिताने के बारे में सुना था? और वो भी तब जब 2 साल पहले वहीं पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। अमित शाह ने पुलवामा के लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ रात बिताई। ये वही पुलवामा है जहां आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। अमित शाह ने जवानों से बात की, उनके साथ डिनर किया। सुबह अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अब सोचिए कि जब खुद गृह मंत्री जवानों के साथ उनके कैंप में रुकेंगे तो जाहिर है कि जवानों का मनोबल बढ़ेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको अमित शाह के इस कदम का क्लियर कट मैसेज समझाते हैं कि इसका असल जो असर हुआ है वो कहां हुआ है। अमित शाह की इस रणनीति का नाम है साइकोलॉजिकल अटैक ऑन वॉर। ग्लोबल टेररिज्म में साइकोलॉजिकल अटैक ऑन वॉर का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से दुश्मन को कमजोर करना। अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों ने भी इस रणनीति को अपनाया है और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। इसके पीछे लॉजिक है कि देश के आतंक प्रभावित हिस्से में जब सरकार का कोई महत्वपूर्ण मंत्री बेखौफ होकर जाता है तो उसे आतंक के सरगनाओं को यह एहसास हो जाता है कि एक तो सरकार को हमारा डर नहीं है और दूसरा उस दौरान उन्हें सुरक्षा बलों की ताकत का भी अंदाजा हो जाता है कि इनसे मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन अमित शाह ने श्रीनगर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान गृहमंत्री ने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटवा दिया था। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और तस्वीरें आपके जहन में हमेशा ताजा रहनी चाहिए कि ऐसी जगह पर जाकर जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई यहां लोग अनसेफ हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। गृहमंत्री वहां जाते हैं, जनसभा करते हैं और जो बुलेट प्रूफ ग्लास उनकी सुरक्षा के लिए सामने लगाया गया था उसको वो हटवा देते हैं कि मैं लोगों के बीच में हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं। अमित शाह ने कहा कि वो लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए आए। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं कश्मीर के लोगों से बात करूंगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक बुलेट प्रूफ ग्लास वहां लगाया गया था ताकि कोई खतरा ना हो, लेकिन अमित शाह ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और उस ग्लास को हटा दिया। अब अमित शाह का बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाना भले ही एक छोटी सी घटना के तौर पर देखा जाए, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। अमित शाह ने मैसेज दिया कि डर के आगे न्यू कश्मीर है और नए कश्मीर में, न्यू कश्मीर में डर की कोई जगह नहीं है। मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटाकर के अमित शाह ने आतंकियों को सीधी चुनौती दी। जैसे अमित शाह कहना चाह रहे हो कि मैं बुलेट प्रूफ के पीछे छिपने वाला नहीं हूं। इससे उन्होंने कश्मीरियों में यह भरोसा पैदा किया कि अब आतंकवाद से डरने की जरूरत नहीं। गृहमंत्री अमित शाह रविवार शाम को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आखिरी चौकी मकबाल भी पहुंचे थे। वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। वो तस्वीरें आपको दिखाएं और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मिले। उनकी चुनौतियों के बारे में अमित शाह ने चर्चा की। अमित शाह ने कहा कि जवानों को अपने परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार है उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए, उनके साथ खड़ी है मोदी सरकार। पुलवामा में वो सीआरपीएफ के साथ रहे तो जम्मू में बीएसएफ के साथ रहे। बीएसएफ जवानों से मुलाकात से अमित शाह ने मैसेज दिया कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके पीछे पूरा देश खड़ा है, आपके पीछे पूरी सरकार खड़ी है और पूरी शिद्दत के साथ खड़ी। साथ ही उन्होंने जवानों को भरोसा दिया कि सरकार उनके परिवारों का पूरा ध्यान रखेगी। जवानों के परिवारों के लिए मोदी सरकार पूरी क्षमता के साथ खड़ी है, यह सीधा संदेश दिया गया।
बॉर्डर की आखिरी चौकी मकवाल में अमित शाह ने वो कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। ऐसा क्या किया बताते हैं आपको। कश्मीर की जनता से कनेक्ट बनाने में अमित शाह का ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। मकवाल चौकी पर ही अमित शाह ने एक लोकल शख्स को अपना फोन नंबर दिया। अमित शाह ने एक स्थानीय शख्स के साथ चाय पी। अब सोचिए कि ऐसा कब होता है कि देश का गृह मंत्री अपना नंबर एक आम इंसान को दे और उसे कहे कि अगर कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे सीधा फोन करो। आप भरोसा जीतना इसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। अमित शाह ने इस कदम के साथ साथ मैसेज दिया कि अब दिल्ली की सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। अमित शाह ने जनता के साथ सीधा कनेक्शन बनाया। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजभवन में अमित शाह ने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के परिवारों के साथ मुलाकात की। उनके दर्द को कम करने की कोशिश की, उनके दर्द को साझा करने की कोशिश की। और इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद परवेज अहमद डार के परिजनों से मिले थे। जब अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर गए तो राजभवन जाने से पहले वो शहीद परवेज अहमद डार के घर गए थे। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मिलकर के अमित शाह ने मैसेज दिया कि दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें भूली नहीं है, उन्हें बखूबी याद है। अमित शाह ने सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस का भी हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम और खास तौर पर घाटी के लोगों में सरकार के प्रति इकबाल और सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, कि एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने और स्थानीय लोगों से करंट बढ़ाने के साथ ही युवाओं को भी अहमियत दी। दरअसल मुट्ठी भर पत्थरबाजों की वजह से घाटी में युवाओं की इमेज पर असर पड़ा। घाटी के युवा अलगाववादियों के निशाने पर रहते हैं और इसीलिए अमित शाह ने सीधे युवाओं से बात की, सीधे वो युवाओं से जुड़े। अपने दौरे के पहले ही दिन अमित शाह ने युवाओं के साथ संवाद किया था। अमित शाह ने रविवार को जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। 210 करोड़ रुपए से बने इस कैंपस में छात्रों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी गई, क्योंकि आईआईटी बनेगा तो युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का टैलेंट भी बाहर नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगा, देश के अंदर रहेगा और देश के साथ देश के लिए काम करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने इस कदम से यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं का विकास प्राथमिकता है। न्यू कश्मीर का निर्माण युवा ही करेंगे, यह मैसेज साफ दे दिया गया। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिससे अलगाववादी और आतंकी चाह कर भी युवाओं को भड़का ना सकें, उन्हें पथभ्रष्ट ना कर सकें। 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो। आज भी 6,000 लोगों को यहां से नौकरियां मिलने वाली। मैं आपको दावे से कहता हूं, ना एक भी सिफारिश हुई है, ना एक भी व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है। ये जो जमाना था ना अपने आसपास वालों को नौकरी देने का, वो जमाना समाप्त हो गया। जिसमें कौवत है, जिसमें मेरिट है, जिसके अंदर दम है, जो अपनी जवानी कश्मीर के विकास के लिए लगाना चाहता है, उसको नौकरियां मिल रही। मगर उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी सिफारिश के बगैर भला किसी को नौकरी मिले, हमारी सिफारिश के बगैर कोई क्लार्क बन जाए, कोई शिक्षक बन जाए, कोई कांस्टेबल बन जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं जनाब, अब ऐसे ही होने वाला है। अब ये 3 परिवारों का जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का शिकंजा करा सारा, ये नहीं चलने वाला। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी कई शुरुआत की। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने पॉलिसी ऑन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लॉन्च किया। इसी के साथ ही अमित शाह ने श्रीनगर शारजा इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन किया। इसके जरिए अमित शाह ने मैसेज दिया कि अब कश्मीर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। कश्मीर में कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। विकास के इस प्लान के बारे में आपको भी जानना चाहिए। ये प्लान क्या है?
28,400 करोड़ रुपए की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई। 23,152 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 456 एमओयू साइन किए गए। टूरिज्म के लिए 1,350 करोड़ का पैकेज दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दुबई से समझौता किया गया। 58,477 करोड़ के 53 बनाया गया। 292 इंडस्ट्रियल जोन की पहचान की गई। 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया। IIM, एम्स, IIT के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। पाठशाला में अगली कक्षा होगी अब टेक्नोलॉजी की क्लास की, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा, क्लास से जाइएगा मत। और पाठशाला में बात अब टेक्नोलॉजी की क्लास की। इस क्लास में बात उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी की जिससे कि चीन ने दुनिया को टेंशन दी और हथियारों की एक नई रेस शुरू कर दी। ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इससे अमेरिका जैसे देश भी हैरान है, क्योंकि अमेरिका, रूस जैसे देश कई सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यह कि चीन ने अगस्त में ही इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया। अगस्त में हुए इस टेस्ट के बाद अब इसकी डिटेल्स दुनिया के सामने आई। हालांकि चीन का दावा यह कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया था, बल्कि एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। लेकिन इस तरह के हथियारों को सीक्रेट रखने का यह पुराना हथकंडा है। चीन ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, उस मिसाइल ने लॉन्च होने से पहले स्पेस का चक्कर लगाया, फिर अपने टारगेट पर हाइपरसोनिक स्पीड से मिसाइल गई। हाइपरसोनिक का मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा की स्पीड। चीन की मिसाइल अपने टारगेट से 38 किलोमीटर दूर गिरी। इस तरह से गाइडेड मिसाइल दागने की क्षमता किसी के पास नहीं। चीन ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसे हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल मिसाइल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह आपको समझाते हैं। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में मिसाइल लॉन्च होने के बाद घुमावदार तरीके से जाती है, पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर फिर प्रवेश करती है। इसके बाद मिसाइल में लगे वॉरहेड अलग हो जाते हैं। वॉरहेड में एक गाइडेड व्हीकल लगा होता है। यह गाइडेड व्हीकल मिसाइल को गाइड करता है। गाइडेड व्हीकल एरोडायनेमिक्स शेप में होता है। गाइडेड व्हीकल 40 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से के दायरे में उड़ता है और अपने टारगेट पर 6,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट से दुनिया हैरान है, परेशान है, लेकिन चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की बात को साफ नकार रहा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि वो एक मिसाइल का टेस्ट नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट टेस्ट था, जिसका मकसद स्पेस क्राफ्ट की तकनीक के बार बार इस्तेमाल की पुष्टि करना था। स्पेस मिशन की लागत में कमी लाने में इसकी काफी अहमियत है। ये मानवता के लिए अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सस्ता और किफायती साधन उपलब्ध करा सकता है। इस तरह के टेस्ट पहले भी कई देश कर चुके हैं। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से बाकी के देश टेंशन में क्यों हैं, यह समझना चाहिए। उनकी चिंता का विषय क्या है। बीजिंग से न्यूयॉर्क की दूरी है 10,982 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 6,200 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूयॉर्क हिट करने में समय 1 घंटा 40 मिनट। बीजिंग से लंदन की दूरी 8,136 किलोमीटर। हिट करने में समय लगभग 1 घंटा 20 मिनट। बीजिंग से पेरिस की दूरी 8,212 किलोमीटर। हिट करने में समय लगभग 1 घंटा 20 मिनट। ये समय जो चिंता का विषय लगातार बना हुआ और चीन की इसी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के चिंता है। चीन से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन चीन झूठ बोल रहा है और ये पुराना हथकंडा है और ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब चीन इस तरीके के झूठ लगातार बोल रहा। पाठशाला में आज के लिए क्लास सिर्फ इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ इसी पाठशाला में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ।